हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, न्यू कंटेंट्स। हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं नेल्सेट इक्वेशन को, उसको डेरिवेशन उसका करेंगे। उसके बाद उसके बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल हम करेंगे, साथ साथ और भी न्यूमेरिकल उसके करेंगे। इलेक्ट्रोड विभव की भी हम करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी हम डिस्कस करेंगे और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी डिस्कस करेंगे। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरू करते हैं अपने इस कंटेंट को, नेल्सेट इक्वेशन को। नेल्सेट इक्वेशन, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ई क्यू की पावर एल लिखा है और नेल्सेट इस पे हमने लिखा है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे या फिर हम जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि नेल्सेट इक्वेशन सबसे पहले हमने देखा कि डेल्टा जी को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं। डेल्टा जी वैसे होता है कि या गिब्स एनर्जी, इसको हम कहते हैं गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। एक चीज़ तो और भी होती है कि ये जो काम किया जा रहा है वो सिस्टम बाय सिस्टम किया जा रहा है, यानी सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, यानी निकाय के द्वारा काम हो रहा है। अगर निकाय के द्वारा काम हो रहा है, निकाय के द्वारा कार्य हो रहे हैं। अब जब ये निकाय के द्वारा कार्य हो, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है। इफ़ इन केस मान लीजिए आपसे हम कहें कि डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, इसकी वैल्यू हो नेगेटिव हो, डेल्टा जी नेगेटिव हो, तो हम कहते हैं कि वर्क जो हो रहा है वो ऑटोनॉमस हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑटोनॉमस हो रहा है। और वो ऑटोनॉमस में इसका मतलब होता है स्वतः प्रक्रम, इसको हम कहते हैं स्वतः प्रक्रम। जैसे सपोज दैट एक बार आपने इसको स्टार्ट कर दिया तो फिर वो कंटिन्यूअस क्या होता है, वो कंटिन्यूअस मोड में चलता रहता है बिना रुके हुए, यानी वो रुकता नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी इंजन को आपने स्टार्ट किया है और वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक आप उस पर उसको बंद नहीं करेंगे। या फिर हमने कहीं पर कोई और भी जैसे आग लगा दी है तो वो कब तक चलती रहेगी, जब तक कि वो आप उसको बुझाएंगे नहीं तब तक वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस या स्वतः प्रक्रम कहते हैं। दूसरा, अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू प्लस पॉजिटिव है आती है या लेते हैं तो ये होता है नॉन ऑटोनॉमस, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन ऑटोनॉमस, मतलब अस्वतः प्रक्रम, स्वतः प्रक्रम। ये प्रक्रम ऐसा नहीं है कि अपने आप चले, इसको कराना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने क्या लिया, एक चैम्बर इस तरीके से बड़ा सा रूम ले लिया। इस रूम में हमने क्या किया, एक ही कंसंट्रेशन की गैसों को हमने फिल कर दिया और एक दो चैम्बरों में बांट दिया। जाहिर है कि जब गैसें भरी थी, हमने दो चैम्बर में बांटा इसको और कहा गया कि मान लीजिए हीलियम को ही हमने रख लिया है, तो हीलियम से कहा गया कि एक पकड़ के ले आओ, इसको इस वाले चैम्बर में लेके आओ। चलो जो वो आ गई। क्या ऐसा है कि सारी भीड़ यहाँ से जितनी भेड़िए हैं यानी हीलियम जितनी है, क्या इस वाले चैम्बर में आ जाएंगे? ऐसा नहीं है, आपको एक एक करके लाना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, अगर हमने क्या लिया है, डेल्टा जी हमने क्या ले लिया, ज़ीरो ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब हम कहते हैं साम्यावस्था में है। इसमें साम्यावस्था में। अब देखिए इसमें भी हम एक चैम्बर के थ्रू समझते हैं इसको। मान लीजिए हमने एक कमरा लिया और इस कमरे में हमने इसमें कुछ और गैस भरी है। मान लीजिए सेम गैस हमने यहाँ पर भर दी, हीलियम भर दी, यहाँ भी हीलियम भरी, पर इसके अमाउंट कम और ज़्यादा है। वो तब तक मान लीजिए हमने यहाँ से खोल दिया, यहाँ से एक हमने खोल लिया, नैरो एक मतलब खोल लिया, थोड़ा सा खोला हमने। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ से अगर ये हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर उसकी मैक्सिमम नंबर है हीलियम की, तो क्या करता है ये यहाँ से इधर जाता है। जिधर ज़्यादा होता है उधर से कम की तरफ जाता है। यानी अगर हम कहें तो मैक्सिमम टू मिनिमम होता है, मैक्सिमम टू मिनिमम होता है। अब जब मैक्सिमम टू मिनिमम होता है, हमने क्या देखा कि कंसंट्रेशन जो उसकी है वो उधर ही जा रही है। तब तक कंटिन्यूअस ये जाती रहेगी जब तक कि दोनों में साम्यावस्था ना आ जाए, यानी इक्विलिब्रियम स्टेज ना आ जाए, तब तक कि कंटिन्यूअस चलती रहेगी। अब हम लोग लेते हैं एक इलेक्ट्रोड को, ये हमने फंक्शन समझ लिया। फंक्शन समझने के बाद हम लेते हैं इलेक्ट्रोड को।
इलेक्ट्रोड मान लीजिए आपने ये ले लिया है, ये देखिए, ले लीजिए इलेक्ट्रोड लिया हमने। एक इलेक्ट्रोड में हमने देखा कि ये मान लीजिए हमने एनोड ले लिया और एनोड यहाँ पर माइनस है और ये अपने कैथोड ले लिया। आप लोग बताइएगा कहीं फ्रेम तो ब्रेक नहीं हो रही है। और ये कैथोड प्लस लिया हमने। दोनों इलेक्ट्रोड में हमने देखा कि इनके और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम कहते हैं ई सेल। इसको हम क्या कहते हैं? ई सेल भी कहते हैं। यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, यानी यहाँ भी कुछ विभव होगा, यहाँ भी कुछ विभव होगा, और दोनों के विभव के बीच का जो डिफरेंस अंतर होता है, इसको हम ई सेल से डिनोट करते हैं। अब सवाल ये होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे। एनोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? एनोड से एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। चलो मूव करा दीजिए। मूव करेंगे जब, तो अब क्या होता है, हमने उससे पहले जब हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने जिंक रॉड को जिंक के सॉल्यूशन में हमने डिप किया था, जिंक सल्फेट के, कॉपर को कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के जिंक हमने उसमें किया था, डिप किया था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ जा रहे थे। खैर यहाँ पर एनोड से जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, कि इसका मतलब ये हुआ कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। कितने? n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, हो रहे हैं। कैसे? अब एक इलेक्ट्रॉन का, चूंकि n मोल है, पहले तो हम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालते हैं। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश या चार्ज बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक, कह रहा है कि n मोल, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर इतना है तो n मोल के, तो n मोल पहले हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। 1 मोल बराबर क्या? 1 मोल बराबर क्या होता है? 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। तो कितना कहा इन्होंने कहा कि n मोल, तो लिख लीजिए 1 मोल में इतनी होती है, तो n मोल में, n मोल का मतलब आप इसको छोड़ दीजिए, अभी n यहाँ पर रहने दीजिए। अभी ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये देखिए, ये आपने क्या देखा, ये आपने जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 96485, 96,485 नियर अबाउट, ये पूरे इसकी वैल्यू आ रही है। यानी n मोल इलेक्ट्रॉन का ये आवेश यानी कूलाम है। अब कह रहा है कि ये जो बराबर होता है किसके? 1 फैरेड के बराबर होता है। 1 फैरेड इक्वल टू 96,485। अगर ये 1 फैरेड के बराबर होगा तो फिर 1 फैरेड में एक चार्ज कितने हैं? ये इतना इलेक्ट्रॉन, यानी n फैरेड इक्वल टू एक मिनट देखिएगा, 1 फैरेड तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि n मोल, 1 मोल 1 फैरेड बराबर कितना हो जाएगा? ये 96,500, या फिर इसको हम लिख सकते हैं लगभग 96,500 हो जाएगी। तो कह रहा है कि 1 फैरेड इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? 1 फैरेड इलेक्ट्रॉन बराबर n इलेक्ट्रॉन, n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा? n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, 1 फैरेड बराबर, या 1 फैरेड का मतलब क्या होगा? हम यहाँ लिख देते हैं 1 फैरेड का मतलब, 1 फैरेड का मतलब बराबर क्या हो जाएगा? n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो n मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश में बराबर क्या हो जाएगा? n मोल इलेक्ट्रॉन बराबर NF क्या हो जाएगा? NF आवेश हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? NF आवेश हो जाएंगे। ये हम चीज़ अब क्या करते हैं, चूँकि हमने इतनी चीज़ें देख ली हैं, ये सब हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक से हम लोग करना चाह रहे थे, तो बेसिक से हमने किया इसको। अभी इसको और इलाबोरेट करते हैं।
अब क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये अब हमें डेल्टा जी को लेना है। तो डेल्टा जी या फिर सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम विभवांतर को ले लेते हैं, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आपको ये देखना है कि वर्क अपान क्या होता है, चार्ज होता है, वर्क अपान चार्ज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्य बटा आवेश होता है, किसके, विभवांतर बराबर होता है, किसके, विभवांतर बराबर, विभवांतर बराबर क्या हो गया, कार्य बटा आवेश हो गया। तो इसको हम कार्य बराबर क्या लिख सकते हैं, कार्य बराबर लिख सकते हैं आवेश इंटू विभवांतर। ये तो बहुत इजी है, फिजिक्स में पढ़ा होगा हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में। तो कार्य बराबर अगर ये हो गया तो कार्य क्या है, आप किस पर काम कर रहे हैं, डेल्टा जी है जो परिवर्तन यानी निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो डेल्टा जी है, और निकाय द्वारा कार्य क्या होता है, माइनस में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आवेश कितना आपने लिखा है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस एन एफ हो जाएगा, माइनस एन एफ। और ये क्या, विभवांतर आपने यहाँ निकाल रखा ई सेल, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या है, इनटू ई सेल। तो हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा जी इक्वल टू, हम यहाँ कन्फर्मली लिख दे रहे हैं माइनस एन एफ ई सेल लिख दे रहे हैं। देखिए अब ये तो क्या हुआ, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पर इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। अब वो ज़रूरी नहीं कि एसटीपी पर हो, एसटीपी के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। अगर हमने क्या किया, एसटीपी पे ले लिया इसको, तो एसटीपी मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या मतलब इसका, प्रेशर क्या होना चाहिए, या तो आपका एक बार हो या फिर एक एटीएम हो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, या फिर यहाँ पर टेम्परेचर 298 केल्विन हो, कितना, 298 केल्विन हो, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए, कितना, 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी कहते हैं। तो एसटीपी पे क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ शुरू करते हैं या यही लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हम लिख सकते हैं। ये देखिए इतना तो हमने लिख लिया ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद सिंपल सा है, हम लोग यहाँ पर आते हैं, ऊष्मागतिकी के नियम में हमने पढ़ा था गिब्स एनर्जी को, जब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th में, तो वहाँ हमने पढ़ा था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एल एन क्यू क्या होता है, एल एन क्यू का मतलब हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि एल एन क्यू को अगर हम लिखें लॉग बेस ई में तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई क्यू हो जाएगा। फिर लॉग बेस ई को हम क्या लिख रहे हैं, लॉग बेस 10 में, तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है 2.3033 लॉग बेस 10 क्यू हो जाएगा, ठीक। देन उसके बाद फिर क्या होगा, ये तो वैल्यू निकल आई, यहाँ पर हम रख देते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ रख देते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पहले इसको 2.303 और उसके बाद है आर टी लॉग बेस 10 क्यू। अब यहाँ पर क्यू का सवाल होता है, क्यू क्या है, तो क्यू इक्वल टू हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन आपके पास है, मान लीजिए आपके पास क्या है, ये Cu है और ये सॉलिड स्टेट में है, नहीं जिंक है, सॉरी, हाँ Cu है, सॉलिड स्टेट में है, जिंक है ये प्लस स्टेट में, और नहीं पहले आप सॉलिड यही लीजिए, जिंक लीजिए, ये जिंक लीजिए, आपने जिंक लिया, सॉलिड स्टेट में है। कॉपर जो है वो लिक्विड एक्वस मीडियम में है, +2 हो गया, रिएक्शन यानी एरो लगाइएगा, तो एरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक 0 से कहाँ जाता है, +2 में, ये एक्वस है, और फिर ये क्या हो जाएगा, Cu यहाँ पर सॉलिड स्टेट में पहुँच रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, प्रोडक्ट आपका क्या है, जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव है, चलो लिख दिया। उसके बाद कॉपर को लिखते हैं, जितने भी सॉलिड होंगे उन्हें नहीं लिखना है, जो एक्वस मीडियम में होंगे या एक्वस होंगे उन्हें ही हमें लिखना, जली जो होंगे। तो यहाँ पर कॉपर क्या हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव, ये लो।
हमने कर दिया, क्यू की वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पर क्या रख सकते हैं, हम एक चीज़ कर सकते हैं, डेल्टा जी की, इसी पर डेल्टा जी की वैल्यू लिख सकते हैं। दो जगहों पर हमने लिखा होगा डेल्टा जी की वैल्यू नहीं लिखी है, एक यहाँ पर लिखी है और एक यहाँ पर लिखी है। चाहे तो हम इसको दोनों साथ लिख सकते थे, बहरहाल यहीं से वैल्यू हम रख लेते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई सेल, ठीक, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस क्या है 2.303 RT log base 10 log base 10, क्यू की वैल्यू क्या है Zn2 पॉजिटिव और उसके बाद क्या है आपका कॉपर 2 पॉजिटिव। खैर वो हम बाद में लिख भी सकते थे, बहरहाल यहाँ पर हमें करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ को हम माइनस एन एफ से भाग देते थे सभी में, माइनस एन एफ से सभी को भाग दे देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं, डिवीज़न करते हैं माइनस एन एफ से। चलो डिवीज़न कर लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल और उसके बाद क्या है प्लस 2.303 RT और log base 10 जिंक 2 पॉजिटिव अपान कॉपर 2 पॉजिटिव। ये देखिए, अब आपको वैल्यू रखनी है, चूँकि आप यहाँ से भाग नहीं दिया हमने, माइनस एन एफ और यहाँ भी हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ होगा, माइनस एन एफ क्या हो गया, कट गया। क्या बचा आपके पास, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT और log base 10 जिंक 2 पॉजिटिव अपान कॉपर 2 पॉजिटिव। चलिए इसको हम कर लेते हैं, आगे करते हैं। आगे क्या करना है, अब इसकी वैल्यू हमें रखनी है, चूँकि हमने क्या निकाली, एन एफ की वैल्यू जो निकाली है वो कितनी निकाली है, यहाँ इसके बटे क्या है, माइनस एन एफ है। माइनस एन एफ को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और यहाँ बचा कि आपके पास एफ बचा। एफ कैसे बचा, चूँकि एफ की वैल्यू आपने निकाली है तो एफ की वैल्यू हम वहाँ से डिवाइड कर देते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT log base Q, ये हो गया आपका। या हम अगर सिंपली और भी लिखें इसको तो क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 NRT और ए log base 10 और ये हो जाएगा आपका जिंक 2 प्लस कॉपर 2 प्लस, ये हो गया। यहाँ से वैल्यू रखिए हम, अब हम वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या यहाँ पर है, चूँकि R की वैल्यू क्या होती है, जहाँ पर R की वैल्यू 0.83 होती है तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, ये क्या हो जाएगा, R की वैल्यू 0.83 और T की वैल्यू है आपका 298 डिवाइड बाई आप उसे डिवाइड कर लीजिएगा 96,500 गुणे n, इससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा तो जो आंसर आता है आपका वो आप आंसर लिख देंगे, ठीक। तो हमने क्या लिखा, हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n log base 10, ये हो जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव अपान कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। आपने देखा कि ये आपका इक्वेशन है किसका, ये आपका इक्वेशन है नैनसर्ट इक्वेशन का, किसका,
नैनसेट इक्वेशन का। हमने क्या देखा, एक ब्लैक बोर्ड में सॉरी वाइट बोर्ड में आ गया किसी तरीके से, डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन यानी निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम। तो अब इसके बाद स्वतः प्रक्रम हम देख लेते हैं क्या होता है। अगर वो नेगेटिव इसकी वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ऑटोनॉमस हो रहा है, या फिर डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव है, नॉन ऑटोनॉमस होता है। ठीक, डेल्टा जी इक्वल टू 0 है यानी इक्विलिब्रियम स्टेज में है। और हमने इसके एग्जाम्पल भी बताए हैं, एक साथ क्या होती सारी गैसें नहीं निकलेंगी, यानी जब तक कि उसमें बराबर नहीं हो जाएगा लोअर कंसेंट्रेशन हायर कंसेंट्रेशन दोनों इक्वल हो जाएगा, तब जाकर यहाँ से गैस निकलना बंद करेगी। अब हम लोग कुछ टर्म देखते हैं। कुछ टर्म्स वो होते हैं, अगर हम एनोड और कैथोड को ले लें तो एनोड को आप क्या देख रहे हैं कि ये माइनस है, वो कैथोड है, और ये हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ रखा है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं ई सेल कहते हैं। एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किस तरफ से, एनोड से कैथोड की तरफ करेंगे, और एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। कितने, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। अब जब एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का पहले आवेश हमें ज्ञात कर लेना है। तो एक वो इलेक्ट्रॉन का आवेश जब हमने ज्ञात किया तो एन मोल का भी हमें, एक मोल का पहले ज्ञात कर लेते हैं, 6.02 × 10⁻23। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया साथ में। मल्टीप्लाई करने के बाद एन मोल बराबर है 96,485 कूलम। एक फेरेड को हम क्या कह सकते हैं, 96,500 कह सकते हैं। एफ का मतलब क्या होता है, 1F का मतलब होता है एन मालिक्यूल का आवेश, और एन मोल बराबर क्या हो जाएगा, NF का आवेश। कितने का, NF का आवेश। अब क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होती है फिजिक्स में है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू वर्क बाय चार्ज होता है। कार्य बराबर आवेश, कार्य बटा आवेश होता है, उसको हम विभवांतर कहते हैं। कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर हमें लिखवाना पड़ा, या लिखना पड़ा कार्य बराबर, इसको हम इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF इंटू ई सेल। ठीक, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल। अब क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ले लेते हैं। तो जब प्रेशर ले लेते हैं तो 1 मोलर कंसेंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ पर, ऊष्मागतिकी के नियम में देखा था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। ln Q को हम क्या लिख सकते हैं, log बेस E Q लिख सकते हैं, या फिर log बेस E को हम क्या करते हैं और भी ज़्यादा इलाबोरेट करते हैं। तो 2.303 log बेस 10 QI, यानी जब भी हमें 10 लगाना हो तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q की वैल्यू हमें नहीं मालूम थी, तो Q की वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपने देखा जिंक हमेशा क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो ऊपर होगा और रिएक्टेंट वो नीचे होगा। चलो ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, रेट रख लेते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 बेस Q माइनस NF सेल। यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे सेल है, यहाँ पर NF से माइनस NF से हम डिवीज़न करते हैं या डिवाइड कर देते हैं। ई सेल आपका क्या होता है, निकल आता है। ठीक, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन N log बेस 10 कॉपर जिंक अपॉन कॉपर। दूसरी चीज़ ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन N log 10 बेस जिंक प्लस कॉपर। कह रहा है कि ई सेल को आप क्या करेंगे, ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.83 इंटू 298, और इसको हम यहाँ पर इससे भाग दे देंगे। क्या बन जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन N log 10 जिंक आयन और कॉपर आयन। तो हमने क्या देखा, ये आपका नैनसेट समीकरण था। नैनसेट समीकरण को आपने बहुत अच्छी, आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कापी में हिफाजत से रखिए, कापियाँ अब एग्ज़ाम टाइम में ना खोएं, इसके लिए आप अपने आप का ख्याल रखें। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, तो वहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं और भी पोर्शन। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जाहिर है अभी कई बार आ चुका है, तो यहाँ हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मतलब इसका है, मतलब इसका है कि इलेक्ट्रोड दो रॉड थे। अभी हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, जब हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, ये आपने क्या लिया, एक रॉड लिया, यहाँ पर भी एक रॉड ले लिया, चलो ले लिया, इसको इसमें उन्होंने डिप कर दिया था, और जब डिप किया था तो क्या हुआ था, सोल्यूशन उसी का था, जो रॉड थी उसी के सोल्यूशन में डिप किया। डिप करने के बाद अब क्या होगा, देखेंगे इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव होंगे, कहाँ से,
यहाँ से मूव होंगे। मान लीजिए आपका ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किधर, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जाएंगे। तो जैसे वहाँ जाएंगे वो क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप देखेंगे माइनस और प्लस का गेम, माइनस और प्लस का क्या गेम होता है। तो चूंकि वो क्या होते हैं, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या है, उसको हम डी से लिखते हैं, स्मॉल डी से लिखते हैं। किससे, स्मॉल डी से। कैसे है, इसको हम लिख सकते हैं ई सेल। क्या लिख सकते हैं, ई सेल लिख सकते हैं। क्यों, चूंकि इसका और इसका दोनों का बीच का डिफरेंस को हम ई सेल यानी विभवांतर कहते हैं। विभवों का अंतर लिख देते हैं, विभव का अंतर लिख देते हैं। वो कौन है, ई सेल। इसको हम ई सेल भी कह सकते हैं। तो हम इसको बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, एक तो अगर हम देखें ई ऑक्सीडेशन या फिर ई रिडक्शन, दो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। ई ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें से अगर आपको हम कहें तो यहाँ से मान लीजिए ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी का, ये कॉपर का देख लीजिए, ये आपका है जिंक, ये आपका कॉपर है और ये क्या आपका है, जिंक है। इसको आगे बढ़ाइए तो ये क्या हो जाएगा, ये जिंक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ये अभी सॉलिड है और ये क्या है, एक्वस मोड में है। तो एक्वस मोड में +2 आ जाएगा। ये सॉलिड मोड में जाता है और ये क्या होता है, एक्वस मोड में जाता है। तो यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। देखिए एक जो सॉलिड है और एक जो क्या है, एक्वस, यहाँ पे एक्वस और यहाँ पर एक्वस। तो जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और कॉपर पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन कैसी होती है, एक्वस मीडियम में होती है, ना कि एक्वेटिक ना कि जो है वो टेरेस्ट्रियल मोड पे होती है। इसमें देखते हैं, अब ये ऑक्सीडेशन है तो इसको हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये ऐसे हम लिख सकते हैं। क्यों, ई कैथोड, कैथोड का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ऐसा हम लिख सकते हैं। और जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो क्या होता है, और आपने देखा होगा, एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर मान लीजिए हमने यहाँ एक रॉड ले लिया, उस रॉड पे क्या हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव और इस तरीके से होती है, जिंक होता है। कॉपर में हमने देखा, ये रॉड हम ले लेते हैं यहाँ पर ताकि आप मिस ना करें, और यहाँ पर हम कॉपर को देखेंगे तो कॉपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना। दोनों इलेक्ट्रोड पर ये क्या हुआ, ई सेल यानी ई नॉट की इक्वेशन यानी वो वैल्यू है इसकी क्या है, ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू को अगर हम देखें और यहाँ पर रखें, इसकी जो वैल्यू होती है -0.676 होती है और इसकी कितनी होती है, 0.34 होती है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन। ई रिडक्शन यानी कैथोड पहले लिखते हैं, कैथोड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 0.34 माइनस ये कितना है, -0.76 होता है। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 7 3 10 1 11, 2 अंकों पर दशमलव लग जाएगा। तो ई सेल की वैल्यू क्या आ गई, देख लीजिए, ई सेल की आई वैल्यू 1.10 वोल्ट आई। ठीक, इस तरीके से हमने इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने डिस्कस किया है। स्क्रीनशॉट लीजिए और एंजॉय करिए, इसके साथ साथ मेहनत से पढ़िए, क्योंकि थोड़ा सा आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, हम भी शुरुआत कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या होता है, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। आप बैठेंगे, थोड़ी देर बैठिए और सुनिए लेक्चर्स को, आपको भी मज़ा आएगी और फिर आप इजली जो है वो इस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा सा हम इसको रिवाइज़ करते हैं। और वो रिवीजन कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ई सेल की वैल्यू दी गई है, ई सेल की वैल्यू दी गई है, जहाँ पर हमने क्या लिखा था, ई सेल इक्वल टू, हमने लिखा था ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT की वैल्यू आप लिख सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली हम वहाँ पर कर सकते हैं 0.0591 अपॉन n।
लॉग बेस 10 ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, आप चूँकि जानते हैं कि हम एक्वस से ही मतलब है और किसी सॉलिड से हमें मतलब नहीं है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, क्यू इक्वल टू एक चीज़ और भी आप सुनिए, यहाँ पर जो आयोनाइज है, अगर यहाँ पर इसके पहले कोई कॉफिशेंट होता है, कॉफिशेंट मतलब होता है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशेंट, वो अब यहाँ पर जो है लिक्विड स्टेज मैंने एक्वस मीडियम में है, तो अगर एक्वस मीडियम में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट है निकिल 2 पॉजिटिव अपॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.15, चलिए इसको लिख लिया हमने। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, अपान लिख लेते हैं 2Ag को हम लिख सकते हैं Ag 2 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है 0.0002 मोल है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम पावर लगा देते हैं, क्यों, इसलिए कि इसका एक रूल होता है, जो आपके पास कॉफिशेंट्स होते हैं उन कॉफिशेंट्स को आप यहाँ पर उसकी घात के रूप में दिखाएंगे, ठीक। अब फार्मूले बेस्ड हैं, फार्मूले पे आप रख सकते हैं, इसलिए कि चूँकि आपके पास वैल्यू है। और एक चीज़ देखिए, मुझे लगता है हम लोग भूल गए हैं, E0 सेल की वैल्यू दी गई होगी, E0 सेल की वैल्यू 1.05 वोल्ट है, कितना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं E0 सेल की वैल्यू है 0. कितना है 1.05 है, सॉरी 1.05 है। अब देखिए, रख दीजिए इसी पे, ई सेल की वैल्यू, ई सेल बराबर हमें आप निकालना है, वैल्यू क्या है 1.05, तो माइनस ये क्या हो जाएगा 0.50591 अपॉन n, लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा, ये निकिल हो जाएगा, निकिल 2 पॉजिटिव, इसमें है 0.150, दूसरा आपका क्या है Ag, और ये है पॉजिटिव 2 है 0.0002। अब एक चीज़ देखिए, है तो दोनों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्वस मीडियम में, और जब ये एक्वस मीडियम में होता है तो इसमें आयनाइज होती है, यानी आयंस होते हैं। अब क्या करना है इसमें, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर n बराबर कितना है, n बराबर 2 है, कितना है, n बराबर 2 है, आप देख लीजिए इसको, यहाँ पर Ag का प्लस 1 होता है, पर कितने Ag, 2 Ag, निकिल के पास कितने 2 है, तो हमने क्या रखा, n बराबर 2 रखा। तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, ई सेल इक्वल टू 105 माइनस 0.0591591। अब n इक्वल टू हमने क्या रखा है, 2 रख दिया है, चूँकि n बराबर हमने कहाँ लिखा, तो यहीं लिख लीजिएगा, n इक्वल टू 2, ठीक। तो अब क्या करते हैं, 2 तो आ गया है, फिर इसके बाद जो है माइनस 0.0591, और ये है आपका, ये होगा आपका लॉग बेस 10 निकिल 2 पॉजिटिव 0.150, यहाँ पर हो जाएगा आपका Ag, और Ag को पॉजिटिव 2 0.0002, ये देखिए। अब इसको आप सॉल्व करके आंसर बताइएगा हमें, आंसर हम नहीं लिखेंगे, आप सॉल्व करिए, मैथमेटिकल कुछ है, आसान है, सारी चीज़ें हमने प्रोसेस में कर दी हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बिना देर किए हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मुझे। यहाँ पर अगर आप देखें तो Ni को, चूँकि Ni क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले वो था और Ni पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Ni +2 इलेक्ट्रॉन, जाहिर है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी यानी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। दूसरा अगर आप देखें Ag के बारे में आप देख रहे हैं, तो Ag क्या होगा, ये 2 Ag है, यहाँ प्लस चार्ज है,
2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना लेगा, 2Ag बना लेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि पहले हम फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। एक सेल के ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले अभिक्रिया हम यही देखेंगे, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखने से लग रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलो रिडक्शन करा लिया, तो इसकी वैल्यू दी गई है और यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है, E0 सेल की वैल्यू दी गई है। E0 सेल की वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक, तो कुल मिला जुला कर आंसर आप लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम, इसको हम रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, किसी सेल का मान इलेक्ट्रोड विभव, किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव 3.5 वोल्ट है, 3.5 वोल्ट है, 3.5 वोल्ट है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए, गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ठीक है, आंसर ढूंढते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 3.5 वोल्ट है, गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। बहुत आसान है, इसको आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन n नंबर कितनी हो रही है, दिया क्या गया है। चलिए दिया गया है E0 सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव ना, तो E0 सेल इक्वल टू कितना है, 3.5 वोल्ट है। ठीक, एक चीज़ तो मिली हमें। यहाँ 2Fe3, अब आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है, कितने, और यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉनों का, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब करना क्या है, हम पहले चूंकि अभी नेसेसिटी क्वेश्चन किए हैं, तो डेल्टा जी को हम कैसे लिखते हैं, -NF ई सेल। दूसरा हमने क्या लिखा था, डेल्टा जी इक्वल टू, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF E0 सेल, यही हमने लिखा था। ठीक, अब क्या कह रहा, वैल्यू रखनी है हमें, तो वैल्यू हम रख देते हैं, और वैल्यू तो हमने रख दिया है। इसकी पूरी फार्मूले क्या होंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, E0 सेल है, ये हमने रख दिया है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, G0, यानी यहाँ पर -NF की वैल्यू है, -NF की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, कितनी है, 1 फैराड है। 2 इसका हो जाएगा -2, n की वैल्यू -2, 96,500 चूँकि अभी फैराड की हमने निकाला था, और E0 की वैल्यू दी गई है 3.5 वोल्ट दी गई है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 35 दूना 70, यानी 7 हो जाएगा, 7 गुणे 96,500। तो इसका आंसर जो होगा वो आप आंसर लिख लीजिएगा, आप खुद ही सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करिए, आपका जो है आंसर यूँ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपके पास वक्त कम है, थोड़ा सा आप अपने आप को मैनेज करिए, अपने टाइम्स को मैनेज करिए, जिसके लिए आप जो कुछ भी अपनी डिज़ायर्स को आप सप्रेस कर रहे होते हैं, उस टाइम आपको कुछ और करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको हिम्मत रखनी है। आगे बढ़ेंगे, ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जैसा हम इनपुट देंगे वैसा हमें आउटपुट ज़रूर मिलेगा। हम अच्छा इनपुट देंगे, अच्छा आउटपुट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। साथ नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।